एवरीवन, जियो इन्फॉर्मेटिक्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। ये एक फुल कंप्लीट मास्टर वीडियो है बेसिक टू एडवांस लेवल की, जिसमें जीई के गूगल अर्थ इंजन के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किया गया है। साइन इन से लेकर वेब एप्लीकेशन तक। आप एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे और किसी को अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। अब आप गूगल अर्थ इंजन की प्लेलिस्ट मत ढूंढिए, बस एक ये वीडियो आप देख लीजिए, आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे गूगल अर्थ इंजन के। ये मेरे लिए भी एक चैलेंज है कि मैं इसे 1 आवर के अराउंड में कंप्लीट कर पाता हूँ कंप्लीट जीई को, और आपको समझ में भी आना चाहिए। सो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। साइन इन करने के बाद में आपको यहाँ पे आपका लॉगिन दिखेगा ऊपर। आप इस इंटरफेस पे आ जाओगे। अगर आप नहीं आ पाते हो तो आप ये लिंक इस यूआरएल में पेस्ट कर दीजिएगा, तो आप इस इंटरफेस पे आ जाओगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रिप्ट्स का ऑप्शन है। आपके पास अगर कोई पहले से स्क्रिप्ट है तो आप यहाँ पे न्यू में जाकर फाइल में अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे ओनर है, यहाँ पे राइटर है, रीडर है एंड आर्काइव। हम इसके इंटरफेस की बात कर रहे हैं अभी। सो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। गूगल इंजन आपको एग्जांपल्स प्रोवाइड करता है। अगर आपको कोई टारगेट अचीव करना है, लाइक दैट आपको हिल शेड यहाँ पे अचीव करना है किसी एरिया का, तो आप इस पे डबल क्लिक करेंगे एंड उसके कोड आपको यहाँ पे हाईलाइट होंगे। हाईलाइट होने के बाद में आप इस पे रन पे क्लिक करते हैं तो ये उस एरिया पे ले जाएगा जहाँ पे ये कोड दिया हुआ है, और उस एरिया का आपको हिल शेड प्रोवाइड करना है। सो अभी मुझे ये दिख रहा है। इसके बाद मैं और आपसे इंटरफेस की बात करूं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है। आप गूगल इंजन के मेथड्स को पढ़ सकते हैं कि किस डाटा टाइप को, किस डेट को कैसे हमें लेना है। तो यहाँ पे बेसिकली सिंटैक्स होता है किस डेट को हमें कैसे लेना होगा। सो सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, कोड को लिखने का क्या तरीका है। अगर मैं एसेट की बात करूं तो आप न्यू में क्लिक कर कर आपको इमेज अपलोड के ऑप्शंस दिखते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई इमेज है तो आप इमेज अपलोड कर सकते हैं। अगर आप कोई शेप फाइल एआई पे काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेप फाइल अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सीएसवी है तो यहाँ पे आप सीएसवी अपलोड कर सकते हैं। ये कोडिंग विंडो है, इसको मैं रीसेट पे क्लिक करके और ऑल पे क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ तो ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपने बेसिकली कोड्स को लिखते हैं। उन कोड्स का जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमें इस विंडो में दिखता है, यहाँ पे मैप पे। और अगर वो फेल होता है या पास होता है तो ये कंसोल आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको सक्सेसफुली और अनसक्सेसफुली का मैसेज शो होता है, क्या एरर हमारे कोड में आया है।
अगर मैं यहीं पर ही आपसे राइट हैंड साइड में इंस्पेक्टर का ऑप्शन है, इंस्पेक्टर पे क्लिक करता हूँ और मैं मैप पे कहीं पे क्लिक करता हूँ तो उस मैप लोकेशन का आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जूम लेवल और स्केल आपको बताता है। एंड नेक्स्ट इज टास्क। टास्क में अगर आपने कोई शेप फाइल ऐड की है, कोई रास्टर्स के साथ में आपने एनालिसिस किया है, कोई आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो सब कुछ कहाँ पे दिखता है आपको? टास्क में दिखता है। यहाँ पे ही इन्होंने एक विंडो दी हुई है गूगल अर्थ ने, जहाँ पे आपको मैप व्यू एंड सैटेलाइट पे क्लिक करके सैटेलाइट व्यू को आप देख सकते हैं। मैंने सैटेलाइट पे क्लिक किया तो आप सैटेलाइट को देख सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको पेन मिलता है, पॉइंट मार्कर मिलता है। आप पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट मार्क हो जाएंगे। उसके बाद आपको लाइन का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे पॉलीगन का ऑप्शन मिलता है एंड आपको यहाँ पे रेक्टेंगल का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। एडिशनली इसके इंटरफेस की मैं और बात करूँ आपसे गूगल फंक्शन, तो यहाँ पे आपको प्लेसेस एंड डाटा सेट्स सर्च करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप अगर आप लिखते हैं लैंडसेट, तो ये थोड़ा सर्च करेगा और रास्टर में मुझे इसके पास में जो भी डाटा अवेलेबल है अभी गूगल फंक्शन में वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो मैं अभी लैंडसेट 8 पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि उसकी इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ गई है। सो बैंड्स हैं, इमेज प्रॉपर्टीज एंड टर्म कंडीशंस। आप इसको एक्सपेंड करके यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ये डाटा कब का अवेलेबल है। सो दिस इज लेटेस्ट डाटा 12 मार्च 2026। सो यहाँ पे आप नीचे करके इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बैंड्स इन्होंने दिया हुआ है कि कौन सा बैंड क्या काम करता है। सो ये था इसका इंटरफेस। तो हम अब बेसिक से हमने इंटरफेस जान लिया है, साइन इन कर लिया है। हम बेसिक से अब आगे चलेंगे और इसके वेक्टर डाटा से स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे वेक्टर डाटा इसमें इंपोर्ट करते हैं। सो जो अभी हमने रेंडमली यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। सो अभी डिलीट हो गया है। अभी मैं अपनी एक स्क्रिप्ट की फाइल बना लेता हूँ। मैं स्क्रिप्ट पे गया एंड न्यू पे मैंने क्लिक किया। फाइल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे न्यू लिख रहा हूँ एंड क्रिएट कर देता हूँ। अगेन मैं न्यू लिख देता हूँ। ओके जैसे ही मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे आप यूजर नेम में जाएंगे एंड वन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ न्यू वन के नाम से स्क्रिप्ट दिखने लगेगी। नाउ मैं अब शेप फाइल को ऐड करता हूँ। उसके लिए मुझे एसेट में जाना होगा एंड न्यू पे क्लिक करना होगा एंड शेप फाइल का जो आपका आइकन देख रहा है उस पर क्लिक करना है। सो मैंने न्यू पे शेप फाइल पे क्लिक किया और सिलेक्ट किया तो मेरे पास में यहाँ अपलोड करने के लिए शेप फाइल्स आ चुकी हैं। तो मैंने इनको सिलेक्ट करके यहाँ मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और मैंने इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो डॉट जो भी आपको यहाँ पे एक्सटेंशन दिख रहे हैं यही एक्सटेंशन आपको लेते हैं। अगर आप एडिशनली या इससे कम कोई एक्सटेंशन देते हैं तो यहाँ पे शेप फाइल आपके अपलोड नहीं होगी। सो मैंने यहाँ पे एसेट नेम दे दिया है एंड मैं यहाँ पे क्लिक अपलोड पे करता हूँ तो आपको यहाँ पे टास्क में अनसबमिटेड टास्क में दिल्ली अपलोड का शेप फाइल अपलोड होती हुई दिखेगी। सो अभी ये प्रोसेसिंग ले रहा है तो हम थोड़ा वेट करेंगे। तो हमारी शेप फाइल सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है एंड यहाँ पे मुझे कंप्लीटेड का स्टेटस दिख रहा है। कितने समय में हुई है? 45 सेकेंड। सो अभी मैं एसेट में जाऊँगा और ये क्लाउड एसेट्स पे क्लिक करूँगा तो मुझे दिल्ली की अपनी शेप फाइल यहाँ पे प्रोवाइड होती हुई दिख रही है। अगर मुझे इस स्क्रीन में या अपने कोड में इस शेप फाइल को लेके आना है तो यहाँ पे इनपुट इनटू स्क्रिप्ट का ऑप्शन आपको दिखता है। आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये शेप फाइल इंपोर्ट हो जाएगी।
ये हमारे कोड में सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। अगर अभी हमें अपने कोड में उस शेप फाइल को देखना है कि ये कहाँ पे लाई करती है, तो आपको यहाँ पे कोड लिखना होगा। कोड लिखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे फंक्शन यूज करना होगा मैप डॉट एड लेयर। जैसे ही आप यहाँ पे मैप डॉट एड लेयर लिखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो कलर है डॉट के बाद ब्लैक शो हो रहा है। इट मीन्स ये भी फंक्शन नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट हमने जो ऐड का लेयर का जो ऐड है ए कैपिटल लिया हुआ, इसको हमें स्मॉल लेना है। तो जैसे ही मैंने स्मॉल लिया तो आप इसका कलर देखेंगे ब्लू हो गया। इट मीन्स दिस इज अ फंक्शन। अगर अब आपको स्टार्ट करना है ब्रैकेट से, आपको यहाँ पे नाम देना है शेप फाइल का। अभी बाय डिफॉल्ट गूगल इंजन शेप फाइल का नाम टेबल शो करता है, तो आप यहाँ पे उसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे दिल्ली कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे दिल्ली किया, डबल क्लिक करके यहाँ पे दिल्ली को कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको सेपरेट करता हूँ यहाँ से। एंड अगर आपको कोई अपनी शेप फाइल में कलर देना है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे देता हूँ एंड एडिशनली यहाँ कोमा लगाने के बाद इसको स्किप कर देते हैं। अगर आपको कोई अपना लेयर का नाम देना है तो आप सिंगल क्वार्ट्स में मैं यहाँ पे दिल्ली दे देता हूँ, RY दिल्ली। इट मीन्स ये अब मेरी शेप फाइल की लेयर का नाम है। इसको मैप में लेके आने के लिए मैं एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ मैप पे डॉट अब सेंटर ऑब्जेक्ट का फंक्शन लगाना होगा। आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो ओ है कैपिटल है। अगर ये ब्लैक होता है तो इट मीन्स ये फंक्शन काम नहीं करेगा, ये ब्लू होना ही होगा इसके लिए। ओके, क्योंकि ये जी ने पहले से ही डिफाइन किया है। अगर आपको मैप के बाद कोई फंक्शन लगाना है तो वो सेंटर ऑब्जेक्ट का फंक्शन लगाना होगा या ऐड लेयर का, जो भी एडिशनल मैप पे फंक्शन लगते हैं। वो कैसे पता करेंगे आप लोग? आप डॉक्यूमेंट में जाके उसको देख सकते हैं, उसका क्या सिंटैक्स है। अब मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा एंड इस ब्रैकेट में उस शेप फाइल का नाम दूंगा जो मेरे इस टेबल में ऐड है। तो मैंने उसको दिल्ली नाम चेंज कर दिया था, तो मैं यहाँ पे दिल्ली को कॉपी एंड पेस्ट करूंगा एंड रन करूंगा तो मुझे उस प्लेस पे ले जाएगा जहाँ पे दिल्ली की शेप फाइल है। अब मुझे शेप फाइल अभी दिख रही है, तो सक्सेसफुली हमने अपनी शेप फाइल ऐड कर ली है। अभी हमने वेक्टर पे काम किया है, अब हम रास्टर की तरफ चलेंगे और सैटेलाइट इमेज को कैसे रिफ्लेक्ट करवाते हैं अपने इस मैप पे देखेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे जो लैंडसेट मैंने पहले से ही लिखा है, आप यहाँ पे सेंटियल या लैंडसेट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है सैटेलाइट की, आप यहाँ पे लिख देंगे। मैंने यहाँ पे लैंडसेट लिख के लैंडसेट 8 का डाटा को क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे कलेक्शन स्निपेट दिख रहा है। अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी मैंने किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, जो मैंने अभी वेक्टर फाइल डाउनलोड की है। सो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। अगर आपको ये नहीं पता कि वेरिएबल क्या होता है तो आप बेसिक ऑफ पाइथन का कैसे इंटीग्रेशन है GIS के साथ, वो वीडियो देख लीजिए, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि GIS में पाइथन कैसे वर्क करता है या वेरिएबल कैसे स्टोर होते हैं। अगर मैं GE की बात करूं तो GE में जावास्क्रिप्ट और पाइथन दोनों का ही यूज़ होता है, तो हम इसके कॉम्बिनेशन के साथ हम यूज़ करते हैं अपने कोड्स को। सो अभी मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा। सो मुझे सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल का शॉर्ट फॉर्म वेर लिखना है। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इमेज के नाम से। मैंने इमेज बनाया एंड डबल इज इक्वल टू दिया है एंड जो मैंने कोड वहाँ पे कॉपी किया है मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद में मैं अब अपनी फ़िल्टर डेट करूँगा। फ़िल्टर डेट करने के बाद में मैं स्पेस दूँगा एंड यहाँ डॉट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा फ़िल्टर डेट एंड स्टार्ट ब्रैकेट करूँगा। किस डेट से किस डेट के बीच में मुझे अपनी इमेज चाहिए वो यहाँ पे मैं अपना मेंशन करूँगा।
सो मैंने यहाँ पे डेट का फॉर्मेट ले लिया है। मैं 2024 1 तारीख से 2025 31 तारीख तक चाहता हूँ कि मेरी इमेज जो सबसे बेस्ट है वो मेरे इस मैप में रिफ्लेक्ट करे। सो अभी हमने इसके स्निपेट को कॉपी कर लिया है जिससे ये लैंडसेट की इमेज आएगी एंड इसका डेट एंड टाइम ले लिया। अब मुझे उस शेप फाइल के अंदर मतलब क्लिप करना है अपनी सैटेलाइट इमेज को, तो मैं इसे स्पेस यहाँ पे दूंगा एंड एक और वेरिएबल यहाँ पे बनाऊंगा वेर के नाम से एंड इज इक्वल टू मैंने लिखा, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ शेप फाइल के नाम से SHP एंड इज इक्वल टू में मैं उस शेप फाइल का नाम दूंगा जो मैंने पहले से यहाँ पे इंपोर्ट किया। सो मैंने यहाँ पे दिल्ली के नाम से इंपोर्ट की थी, तो मैंने यहाँ पे उसे इनेबल करा दिया। अब दिल्ली किस में आ गया है, अब SHP के साथ अंदर उसकी वैल्यू आ चुकी है। अब मैं जब भी अपने कोड में यूज़ करूँगा तो मैं दिल्ली यूज़ ना करके SHP यूज़ करूँगा। सो मैं एंटर प्रेस करके यहाँ पे डॉट लिखता हूँ। डॉट लिखने के बाद में यहाँ पे मैं फिल्टर, मुझे बाउंड लिखना होगा, किसके साथ मुझे बाउंड करना है, SHP के साथ, तो मैं SHP के साथ बाउंड कर दूँगा एंड अगेन मुझे एंटर प्रेस करना होगा। सो अब मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा, मीडियन फंक्शन यूज़ करूँगा। मीडियन फंक्शन क्या करता है, मल्टीपल जब सैटेलाइट इमेजेस होती है हमारे पास में, आप सिंगल इमेज को कलेक्ट करना चाहते हैं तो जब आप इसका यूज़ करते हैं, इट कैलकुलेट द मीडियन वैल्यू ऑफ ईच पिक्सल अक्रॉस ऑल इमेजेस। परफेक्ट। सो मुझे यहाँ पे डॉट लिखने के बाद में यहाँ पे मीडियन लिखना होगा। मैंने मीडियन लिखा। सो मीडियन की स्पेलिंग में एन नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे इसे ब्लू नहीं हुआ है, तो मैंने एन लिखने के बाद में ये ब्लू हो गया। अब मैं सिंपली क्लिप यहाँ पे फंक्शन यूज़ करूँगा। किसको क्लिप करना है, इस शेप फाइल को। सो मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि इस सैटेलाइट इमेज में कौन से बैंड्स थे, तो मैंने यहाँ पे लैंडसेट लिखा था और 8 पे क्लिक किया था, तो मैं इसे एक्सपेंड कर लेता हूँ और इसके डॉक्यूमेंट को मैं पढ़ूंगा। तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि RGB जो बैंड है B4, B3 एंड B2 में स्टोर है, तो मैं इन्हीं बैंड्स को रिफ्लेक्ट करा लेता हूँ अपने इन कोड्स में। तो जैसे मैंने आपको पहले फंक्शन बताया था, अगर आपको कोई चीज़ मैप में ऐड करनी है नीचे, तो आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे मैप लिखना होगा। तो मैंने मैप लिखा। किस लेयर को ऐड करना है, डॉट लिखने के बाद में आपको यहाँ पे ऐड लिखना है एंड लेयर लिखना है। उसके बाद आपको कौन सी सैटेलाइट इमेज ऐड करनी है, तो इमेज के अंदर अब ये सारी फंक्शनैलिटीज़ आ चुकी हैं। इमेज के अंदर क्या क्या है, इसका सैटेलाइट का कोड है, इसकी डेट है, इसकी शेप फाइल है एंड क्लिप जो हमने किया है वो है एंड मीडियन है। मैंने इसको सेपरेट किया वाइल यूजिंग कोमा एंड यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस में मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या लेना चाहता हूँ, मैं बैंड्स को कलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देना होगा। मैं यहाँ पे बैंड्स लिखूँगा, कोलन लगाने के बाद में सो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने दे दिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने बैंड्स को कलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे B4 लिखा, इसको सेपरेट किया, B3, सेपरेट किया B2, क्योंकि मैं पहले ही मैंने अभी डॉक्यूमेंट पढ़ा है तो मुझे पता है कि इसके जो बैंड्स RGB बैंड्स हैं वो B4, B3 एंड B2 में स्टोर है। तो अभी मैंने इसको यहाँ पे कलेक्ट कर दिया। अब मुझे इसको सिंगल क्वार्ट्स में लेना होगा। मैंने ले लिया। इसके बाद आप यहाँ पे सेपरेट करेंगे एंड यहाँ पे मीन एंड मैक्स सेलेक्ट करेंगे। सो मैंने यहाँ पे मीन एंड मैन लिख लिया है एंड मीन 0 लिया है एंड मैक्स 3000 लिया है। सो अभी मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ एंड जो इसका नाम है, मैं जो इसको सैटेलाइट को नाम देना चाहता हूँ वो यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ।
सो मैं इसको इमेज के नाम से पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं इमेज के नाम से इसे पढ़ लेता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली इसको क्लोज कर लेता हूँ सेमीकोलन लगा के। मैंने रन पे क्लिक किया। सो मुझे दिल्ली के अंदर जो मेरी बाउंड्री है उसमें कुछ इमेज शो हो रही है, बट ये इमेज इतनी क्लियर नहीं है। उसके लिए अब मुझे क्लियर करने के लिए इसको स्ट्रेच करना होगा। स्ट्रेच करने के लिए आपको लेयर पे जाना होगा एंड B4, B3 एंड B2 यहाँ पे बैंड सिलेक्टेड हैं। कस्टम्स में आपको स्ट्रेच इसको 100% करना होगा एंड अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद में ये रिफ्रेश होगा एंड यहाँ पे आपको RGB बैंड दिखने लगेगा। सो ये तरीका है कि कैसे हम सैटेलाइट इमेज को गूगल इंजन में इनेबल करते हैं एंड उसको कैसे क्लिप करते हैं। अब हमने अपनी सैटेलाइट इमेज को इनेबल कर लिया है। अब हम देखेंगे कि इसको सैटेलाइट इमेज को डाउनलोड कैसे करते हैं। गूगल इंजन आपको डायरेक्ट डाउनलोड लिंक प्रोवाइड नहीं करता। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इस इमेज को आपकी गूगल ड्राइव में लेना होगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका क्या प्रोसेस है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखना होगा। मैंने एक्सपोर्ट लिखा, डॉट लगाने के बाद इंपोर्ट लिखना होगा। उसके बाद आपको डॉट लगाने के बाद कहाँ पे आपको इसे लेना है, मुझे ड्राइव में लेना है तो मैं यहाँ पे ड्राइव लिखूँगा। मैंने यहाँ पे ड्राइव लिखा एंड ब्रैकेट स्टार्ट किया, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे इस कर्ली ब्रेसेस एंड इस ब्रैकेट के बीच में अपने एट्रीब्यूट्स को कलेक्ट करना है। सो मैंने यहाँ पे अपने एट्रीब्यूट्स ले लिए हैं। मैंने इमेज लिया है, डिस्क्रिप्शन लिया है, फोल्डर लिया है, फाइल नेम, प्रीफिक्स लिया है, रीजन लिया है, स्केल लिया है, मैप, पिक्सल्स लिया है। सो आपको यहाँ पे ये 1E13 जो कोड दिख रहा है, आप जब बड़े पिक्सल्स के साथ काम करते हैं या आप डाउनलोड जब डाटा करते हैं तो आपको ये कोड लिखना होता है 1E13। अब मैं रन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एरर शो हो रहा है, क्लिप इज नॉट डिफाइंड। सो इस एरर को मैं सोल्व कैसे करूँगा। सो मैंने जो यहाँ पे क्लिप लिखा है, मेरी इमेज मैंने वेरिएबल में स्टोर किया है ना कि क्लिप में, तो मैं इमेज को यहाँ पे कलेक्ट कर लूँगा। मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया एंड इसको अगेन रन किया तो अभी ये लेयर रन हो रही है। मैं टास्क में गया तो आपको यहाँ पे टास्क दिख रहा है सैटेलाइट इमेज का। आप अगर रन पे क्लिक करेंगे तो आप ये रन पे क्लिक करके अपने फाइल फॉर्मेट को चूज कर सकते हैं या इमेज का जो नाम है उसको चूज कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई ऐसे एरर आता है तो आप कोड को कैसे डीबग करते हैं, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया है पाइथन विद GIS में कि हम लाइन बाय लाइन कैसे उसको एनालिसिस करते हैं। सो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिप लिखा था जानबूझ के, ताकि आप समझ सकें कि हम कोड में अगर एरर आता है तो कैसे उसे फिक्स करते हैं। सो आप अपनी ड्राइव पे चले जाइएगा और देखिएगा कि वो डाउनलोड हुई है या नहीं। सो आप सिंपली रन पे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं, कैसे हम किसी एरिया का NDVI कैलकुलेट करते हैं। सो उसके लिए मेरे को एक शेप फाइल यहाँ पे जैसे पहले से मेरे पास है तो मैं इसको अभी रहने दूँगा एंड इमेज भी है मेरे पास पहले से तो मैं इसको भी रहने दूँगा। अभी मैं मैप ऐड लेयर से और जो मैंने इमेज इनटू ड्राइव किया है उसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँगा। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए मैं किस स्टेज में क्या कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे डबल स्लैश लिखा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया है, लोड किया है अपनी शेप फाइल को। सो मैं शेप फाइल को मैंने यहाँ पे लोड किया। सो अगर आपको ये नहीं पता है कि कमेंट होता क्या है तो आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए पाइथन विद GIS, उसमें बताया है कि कैसे बेसिक्स से कि आप कैसे कोड्स को लिखते हैं, कमेंट्स क्या होता है या वो क्या काम करता है। सो अभी के लिए इन शॉर्ट इन नटशेल आई विल टेल यू, कमेंट हमारे कोड में कोड का तो पार्ट होता है जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बट उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। सो अभी मैं जो ये लिखा है मैंने कमेंट डबल स्लैश लगाकर, उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। सो मैंने यहाँ पे भी कमेंट डाल दिया है।
अब मैं अपना NDVI कैलकुलेट करूँगा। सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे बैंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन कौन से मुझे बैंड्स की ज़रूरत पड़ती है, नियर इंफ्रारेड एंड रेड बैंड की। सो मुझे B5 एंड B2 बैंड चाहिए। सो मैं अपने यहाँ पे कोड पे आ जाता हूँ और एक वेरिएबल बना लेता हूँ NDVI के नाम से। सो मैंने यहाँ पे NDVI के नाम से वेरिएबल बनाया एंड कहाँ पे उसको इन्फॉर्मेट करना है, उसको कहाँ पे ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे इमेज लिखूँगा। इमेज लिखने के बाद डॉट लगाऊंगा एंड कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा, NDVI का। सो आपको यहाँ पे नॉर्मल लिखना होगा, नॉर्मल नॉर्मलाइज डिफरेंस मैंने यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया है किसके अंदर, इस इमेज के अंदर। सो आपको इसके लिए कौन से बैंड्स ज़रूरत है, तो मैंने ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर B4 एंड B5 बैंड को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे B5 एंड B4 बैंड को कलेक्ट कर लिया है सेम तरीके से जो हमने पहले यूज़ किया। अब मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने डॉट लिखा और मैं इसको रीनेम कर देता हूँ जो मैं अपनी लेयर का नाम पढ़ना चाहता हूँ। सो मैं अपनी लेयर का नाम NDVI करना चाहता हूँ। सो मैंने यहाँ पे इसे NDVI लिख दिया है, ब्रैकेट क्लोज किया एंड सेमी कोलन के साथ में इसको क्लोज किया। सो यहाँ पे हमने क्या किया है बेसिकली, सो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है NDVI। एंड नेक्स्ट पार्ट पे हम यहाँ पे NDVI का विजुअलाइजेशन करेंगे अपने मैप पे। सो मैं यहाँ पे NDVI विजुअलाइजेशन लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है एंड मैं एक और यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ एंड यहाँ पे NDVI विजुअलाइजेशन को शॉर्ट में दोबारा यहाँ पे एक वेरिएबल बना के लिख देता हूँ। NDVI VIS के नाम से मैं इसको रिफ्लेक्ट करवाना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिखूँगा एंड इसके अंदर मैं अपने एट्रीब्यूट्स को ले लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ले लिए हैं, मीन -1 एंड मैक्स 1 लिया है एंड उसकी प्लेट में ब्लू, वाइट एंड ग्रीन लिया है। सो पैलेट लेने के बाद में अब मैं अपने NDVI को डिस्प्ले करवाऊँगा। डिस्प्ले कराने के बाद लिए मुझे यहाँ पे मैं सबसे पहले कमेंट डाल देता हूँ आपके लिए, डिस्प्ले NDVI। आफ्टर दैट आपको जो मैंने फंक्शन स्टार्टिंग में बताया था, आपको यहाँ पे मैप लिखना है एंड सेंटर ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे लिखेंगे आपकी क्या शेप फाइल है। सो यहाँ पे मैंने इस शेप फाइल का नाम दिया हुआ है SHP एंड मैंने इसको यहाँ पे क्लोज किया। आप उसका क्या जूम लेवल चाहते हैं, सो मैं यहाँ पे उसको जूम लेवल 9 ले लेता हूँ। मैंने उसका 9 ले लिया है एंड मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं अपनी लेयर में उसको ऐड करवाता हूँ जो मैंने डाटा यहाँ पे बनाया है। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे मैप लिखना होगा एंड ऐड लेयर फंक्शन से मैं उसको इनेबल करवा लूँगा अपने डाटा। सो सबसे पहले मेरे पास में NDVI है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया कॉपी करके एंड उसको सेपरेट किया। उसके बाद मैंने उसको विजुअलाइजेशन करवाया है। सो मैंने यहाँ पे उसको कॉपी किया एंड पेस्ट किया एंड उसके बाद मैं उसका जो नाम देना चाहता हूँ अपने लेयर में, ये वाला नाम, उसको मैं यहाँ पे सिंगल पार्ट्स में ले लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे उसको ले लिया है। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो ये रन हो जाएगा, थोड़ा वेट करेंगे हम। सो अभी ये रन हो गया है, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ तो ये लेयर रिफ्रेश हो रही है और NDVI लेयर के नाम से मुझे शो हो रहा है। यहाँ कंसोल में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, टास्क में मेरा प्रीवियस वर्क दिख रहा है। इंस्पेक्टर पे अगर मैं क्लिक करके यहाँ पे लेके जाता हूँ तो अगर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे NDVI का कैलकुलेशन दिखाएगा कि ये कितना है। सो अभी मुझे 0.245
5 की रेंज में दिख रहा है। यहाँ पे मैं और इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ तो मैं एक्सपेंड करके ऑब्जेक्ट्स पे देख सकता हूँ। सो ये 0.245 की जो वैल्यू दिख रही है मुझे, तो अगर मैं बात करूँ NDVI के मीनिंग की कि ये किस रेंज में लाई करता है, सो 245 मेरी मॉडरेट वेजिटेशन पे लाई करता है। जब मैंने इंस्पेक्टर पे क्लिक करके किया तो क्लिक, अगर मैं और कहीं पे क्लिक करता हूँ तो इसकी वैल्यू अगेन चेंज हो जाएगी और 125 दिखा रही है मुझे। तो 125 किसके बीच में रिफ्लेक्ट कर रहा है? इट मीन्स दिस इज अ फ्रेश वेजिटेशंस। ऑलराइट, सो आप भी NDVI चेक कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, जिसका नाम है लैंड यूज लैंड कवर। उसके अंदर हम अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कैसे करते हैं। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे शेप फाइल को कलेक्ट किया ही हुआ है, एंड यहाँ पे एक वेरिएबल बनाकर इमेज को भी कलेक्ट किया हुआ है। मैं इसको 2024 ही ले लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे उसकी जो डेट है उसको जस्ट चेंज कर रहा हूँ। सो अभी मेरे पास सिर्फ 1 साल का है, सो मैं यहाँ पे उसको चेंज कर दिया। सो अब मैं ये NDVI जो मैंने पहले कैलकुलेट किया था उसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक रिमूव कर दूँगा। अब मुझे अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन के लिए बैंड्स की ज़रूरत है। सो मुझे जो बैंड्स यूज होंगे, B2 होगा, B3 होगा, B4 होगा, B5 होगा, B6 होगा, B7। सो B2 से लेकर मैं B7 तक बैंड कैलकुलेट कर लेता हूँ अपने इस कोड में। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा, बैंड्स के नाम से ही वेरिएबल बना रहा हूँ और यहाँ पे उसको कलेक्ट कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पे B2, B3, B4, B5, B6, B7 बैंड को कलेक्ट कर लिया है, एंड मैं यहाँ पे कमेंट पे डाल देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट बैंड्स, ताकि आपको ये क्लियर हो कि हम किस फेज में क्या कर रहे हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज, अब हम अपने पिक्सल्स को ट्रेन करेंगे। सो ट्रेन करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ ट्रेनिंग के नाम से। सो मैंने यहाँ पे अपना ट्रेनिंग का वेरिएबल बनाकर उसके इनपुट्स ले लिया है। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इमेज को कलेक्ट किया है, इमेज में मैंने सेलेक्ट किया है किस बैंड्स को, और सिंपल फंक्शन यूज़ करा है। इसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट फिल किए हैं रीजन, स्केल एंड नंबर ऑफ पिक्सल्स। सो इसको करने के बाद मैंने यहाँ पे सेमीकोलन के साथ में इसे क्लोज कर दिया। नाउ सो अब हम फंक्शन यूज़ करेंगे जिससे हम अपने मॉडल को क्रिएट कर सकें। सो नेक्स्ट स्टेप इज फंक्शनिंग यूज इन kVecMin। सो kVecMin फंक्शन क्या है, उसके लिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ kVecMin। सो मुझे यहाँ पे kVecMin फंक्शन दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड फर्स्ट लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वेका के मीन जो फंक्शन है, इसे हम के मैका मीन फंक्शन भी बोलते हैं। आप यहाँ पे उसका यूज़ देख सकते हैं, हम इसलिए उसको यूज़ करते हैं। इसके आर्गूमेंट हैं, इसके टाइप हैं, इसके डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सो आपको ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, नहीं तो आप सेम लिंक पे यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से ई जो आपको लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, अर्थ में इसके अंदर क्लस्टर फंक्शन है, क्लस्टर के अंदर वेका के मीन फंक्शन है जो हमें यूज़ करना है। सो मैं अपने कोड में आ जाता हूँ एंड यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ क्लस्टर के नाम से, एंड यहाँ पे उसको जो मैंने कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। वेक्टर की मेन फंक्शन जो है, मैं कितने यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, इनपुट्स कितने बनाना चाहता हूँ, 4 बनाना चाहता हूँ, 5 बनाना चाहता हूँ, जो मुझे कलर्स में शो है। सो मैं यहाँ पे कितने बनाना चाहता हूँ, मैं अभी के लिए 5 ले लेता हूँ एंड इसको क्लोज कर देता हूँ। और मैं ट्रेन करना चाहता हूँ अपने ट्रेनिंग मॉडल से जो मैंने
बैंड्स में सेलेक्ट किए हैं, अपनी शेप फाइल के साथ इनेबल किए हैं। सो मैं यहाँ पे ट्रेन लिखता हूँ एंड ट्रेन करने के बाद में मुझे यहाँ पे उसका नाम देना होगा जहाँ पे मैंने अपने एट्रीब्यूट्स को मैनेज किया है। तो मैंने यहाँ पे शेप फाइल, स्केल और नंबर ऑफ पिक्सल्स को मैनेज किया है एंड बैंड्स को यहाँ पे मैनेज किया। तो मैं यहाँ पे सिंपली उस एट्रीब्यूट, उस वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ जहाँ पे मेरे एट्रीब्यूट सेव है। ऑलराइट, एंड मैं इसको अभी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। सो क्लोज करने के बाद में अभी मैंने के बैका मीन जो फंक्शन है उसको यूज़ किया है एंड मैं एंटर प्रेस करूँगा। अब मैं अपनी इमेज को क्लासीफाई करूँगा। क्लासीफाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा, अपने रिजल्ट को विजुअलाइज कराना होगा। सो उसके लिए मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बना रहा हूँ रिजल्ट के नाम से एंड यहाँ पे मैं इमेज लिखता हूँ। इमेज लिखा मैंने एंड मैं सेलेक्ट करता हूँ अपने पेंट्स को। सेलेक्ट, इमेज लिखने के बाद सेलेक्ट, सेलेक्ट लिखा। अब मैं अपने बैंड्स को यहाँ पे कलेक्ट कर लूँगा, जो मैंने यहाँ पे बैंड्स का वेरिएबल बनाया है। अभी मैं इसको क्लोज करूँगा एंड क्लस्टर जो मैंने यहाँ पे बनाया है उसके अंदर मैं फंक्शन यूज़ करूँगा। कौन सा? क्लस्टर। सो मैं यहाँ पे प्री डिफाइन गूगल ने मुझे क्लस्टर के नाम से फंक्शन दिया है। उसके अंदर मैं ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है इसको मैं इनेबल करूँगा। मैंने इसके साथ इसको बाउंड कर दिया एंड यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सो अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, अब मेरा फंक्शन रेडी है वर्क करने के लिए। जस्ट मैं अब अपने इस मैप पे उसको विजुअलाइज करा लेता हूँ। विजुअलाइज कराने के लिए जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया था, आपको यहाँ पे मैप लिखना होगा। मैप का एम जो होगा वो कैपिटल होगा, उसके बाद एक ब्लू होगा एंड आपको यहाँ पे सेंटर ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट का जो ओ है वो भी कैपिटल है। ये प्री डिफाइन है, पहले से ही जीमेल ने इसे डिफाइन किया है, तो आप ऐसे ही यूज़ करिए। अगर आप ऐसे यूज़ नहीं करते हैं तो आपका जो कमांड है वो रन नहीं है। सो मैंने शेप फाइल के नाम से दिल्ली को स्टोर किया हुआ है। मैंने यहाँ पे शेप फाइल में इसको बना लिया है एंड 9 मैं इसका जूम लेवल ले लेता हूँ। सो कैसे मैंने ये शेप फाइल ऐड की है, सो हम फर्स्ट हमने यही देखा था कि हमने कैसे शेप फाइल ऐड की है। मैंने इसे यहाँ पे क्लोज किया। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे मैप में ऐड लेयर का फंक्शन लगाऊंगा, जिससे मेरे मैप में ये लेयर ऐड हो जाएगी। कौन सी लेयर मैं चाहता हूँ? सबसे पहले मैं चाहता हूँ रिजल्ट, जहाँ पे रिजल्ट मुझे आया। मैंने इसको सेपरेट किया। उसके बाद मैं मीन मैक्स सेलेक्ट करूँगा। सो मैंने यहाँ पे मीन मैक्स ले लिया है, 0 एंड मैक्स 4 ले लिया है। अब मैं इसके कलर्स को सेट करूँगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे सेपरेट करना होगा एंड क्लैरिटी को मैं सेट करता हूँ। सो जो मैं कलर चूज करना चाहता हूँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको लिख दूंगा। सो मैं रेड करना चाह रहा हूँ, सो मैं रेड लिख देता हूँ। उसके बाद इसे सेपरेट करके मैं यहाँ पे कलर मैनेज कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे अभी कलर को मैनेज कर लिया है। मैंने रेड लिया है, ग्रीन लिया है, ब्लू लिया है, येलो लिया है, पर्पल लिया है। इसके बाद मैं सेपरेट करूँगा और अब जो मैं अपनी लेयर का नाम देना चाहता हूँ मैं उसका नाम, तो मैं अभी अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अनसुपरवाइज लिख देता हूँ एंड इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये क्लोज हो गया है अभी। अब मैं इसको रन करता हूँ। थोड़ा हमने वेट किया रन करने के बाद, तो आपको यहाँ पे मैप में अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन दिख रहा है जो हमने कलर बताया। सो अब आपको क्योंकि ये अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन है, अब आपको उससे सुपरवाइज करना होगा कि कौन सा कलर किस चीज़ को शो कर रहा है। बिल्डिंग्स को शो कर रहा है, एग्रीकल्चर को शो कर रहा है या क्या चीज़ कर रहा है।
हमने यहाँ पे जस्ट 5 ही कलेक्शंस किए थे, तो आप इसे ज़्यादा या कम भी करके देख सकते हैं। ये था अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन। तो अब हम सुपरवाइज क्लासिफिकेशन देखेंगे गूगल इंजन में कैसे करते हैं। मैंने पुराना कोड हटा दिया है और शेप फाइल दिल्ली इमेज एंड सेलेक्ट बैंड को रखा है। जो मैंने अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन में किया था उसको अभी हटा दिया है। आप इतना कोड अपने पास रखेंगे। सुपरवाइज क्लासिफिकेशन करने के लिए गूगल इंजन में मैं यहाँ पे मुझे पॉइंट का मार्कर दिख रहा है, मैं यहाँ मार्कर पे क्लिक कर कर यहाँ के इसके पिक्सेल्स को कलेक्ट कर लूँगा। मैं सैटेलाइट पे जाके भी इसे कलेक्ट कर सकता हूँ, और मैंने जैसे आपको पहले बताया था आप सैटेलाइट इमेज को कैसे इनेबल करते हो, आप वहाँ से भी इसको इनेबल कर सकते हैं। मैं अभी आपको शॉर्टकट वे बता रहा हूँ जल्दी से कि सुपरवाइज क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। मैं अभी इस सैटेलाइट इमेज पे जो मुझे रैंडम दिख रही है वर्ल्ड वाइडली, मैं उसी पे ही अभी इसके पिक्सल कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे यमुना रिवर है। मैं यहाँ पे ही इसको क्लिक कर रहा हूँ। तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मेरे पास ज्योमेट्री में आइकन आ रहा है, इस पे मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं इस ज्योमेट्री का नाम वाटर देता हूँ, क्योंकि मैं फीचर्स का कलेक्शन कर रहा हूँ। तो मैं फीचर कलेक्शन पे क्लिक करूँगा और ये प्रॉपर्टी पे मैं यहाँ पे इसे क्लास का नाम दे रहा हूँ एंड वैल्यू मैं इसकी 0 दे रहा हूँ, और यहाँ से मैं कलर चूज कर सकता हूँ। मैं ब्लू ही इसको रखता हूँ एंड यहाँ पे ओके का प्रेस कर दूँ। ऐसे मैं मल्टीपल फीचर्स को कलेक्शन कर सकता हूँ। अभी मेरे को जहाँ जहाँ पे रिवर दिख रही थी मैं वहाँ पे फीचर को कलेक्ट करता हूँ। मैंने जैसे एक और यहाँ पे कलेक्ट किया, तो यहाँ पे आपको 2 एलिमेंट सेलेक्ट दिख रहे हैं इसी के अंदर। ऑलराइट, जो भी आपको अब यहाँ पे रिवर दिख रहा है आप रिवर पे कलेक्ट करके कर सकते हैं। मैं 4 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 4 एलिमेंट्स लिए हैं। इसके बाद मैं कुछ और डाटा सेट्स को कलेक्ट करता हूँ ऐसे ही। मैं न्यू लेयर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे वाटर पे न्यू लेयर आ गई है मेरे पास। मैं वेजिटेशन को कलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे हल्का फुल्का वेजिटेशन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको कलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स को मार्क किया है एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है। मैं यहाँ पे जाऊँगा इसके सेटिंग्स में एंड वेजिटेशंस मैं यहाँ पे लिख दूँगा। तो मैं यहाँ पे वेज लिख रहा हूँ एंड फीचर कलेक्शन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको मैंने क्लास दिया एंड अभी मैं इसकी वैल्यू को 1 कर देता हूँ। मैं इसको ओके कर देता हूँ। मैं इसका नाम वेजिटेशन मैं इसको चूज कर लेता हूँ एंड वेजिटेशन का जो कलर है मैं उसको ग्रीन मार्क कर लेता हूँ। आफ्टर दैट मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो मुझे वेजिटेशन का यहाँ पे नेम दिख रहा है। आप भी ऐसे ही ले लेंगे एंड अगेन मैं एक और यहाँ पे लेयर ले लेता हूँ सेम पैटर्न पे। अभी मैंने यहाँ पे अर्बन के नाम से रेड मार्क किया है, फीचर कलेक्शंस में 8 लिया है। अभी मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा कि अर्बन में मैंने क्लास ले लिया है एंड वेजिटेशन में भी क्लास 1 लिया है, तो क्लास का मैं C स्मॉल रख लेता हूँ ताकि एक जैसा ही रहे प्रॉपर्टी। एंड वाटर भी मैं क्लास सेम। अभी मेरे पास में सब सेम है। अब मैं अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूँ और अपने आगे के कोड्स को लिखता हूँ। अब मैं अपने कोड्स को लिखता हूँ, उसके लिए मुझे एक ट्रेनिंग मॉडल बनाना होगा। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ और एक वेरिएबल का नाम मैं ट्रेनिंग ले लेता हूँ। ट्रेनिंग एंड यहाँ पे मैं अपने डाटा को क्या करूँगा, मर्ज करूँगा। मर्ज करने के लिए मुझे जैसे मैंने यहाँ पे वाटर लिया है, मैं यहाँ पे वाटर लूँगा और फंक्शन कौन सा लगाऊंगा, मर्ज का। तो मैं मर्ज इसको कर लूँगा। सिंपली मैंने वाटर को मर्ज किया है, फिर वेजिटेशन को किया है, फिर अर्बन को किया है।
ऐसे ही सेम पैटर्न आपको लिखना है। अभी मैंने क्योंकि डाटा कम लिया है, आप जब खुद करेंगे तो आप डाटा को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। जस्ट मैंने आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम इसको करते हैं। सो अगर आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करेंगे इनपुट्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ स्पेस देकर कमेंट डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे मर्ज किया है ट्रेनिंग सैंपल्स को। ऑलराइट, आफ्टर दैट आप अपने सैंपल्स के जो डाटा है उसका तैयार करेंगे अपने बैंड्स के साथ। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और बना रहा हूँ एंड इस वेरिएबल में मैं क्या चाहता हूँ, ट्रेनिंग का डाटा चाहता हूँ। सो ट्रेनिंग के डाटा के लिए मैं यहाँ पे इसी के नाम से, ट्रेनिंग डाटा के नाम से ही मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ एंड इमेज में सिलेक्ट कर लेता हूँ बैंड्स को। सो इन बैंड्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मैं सैंपल रीजन्स के अंदर एट्रीब्यूट को कलेक्ट कर लूँगा। तो मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर एक फंक्शन लगाना होगा सैंपल का, सैंपल रीजन एंड ब्रैकेट स्टार्ट कर कर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप अपने इनपुट्स को यहाँ पे लिखेंगे एंड सेव आप यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे आपको इनपुट लेना है। सो मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिए हैं। मैंने कलेक्शन में ट्रेनिंग लिया है जो मैंने यहाँ पे मर्ज किया था। प्रॉपर्टीज़ में मैंने क्लास ली है एंड स्केल मैंने 30 कर दिया एंड उसके बाद मैं अपने ट्रेनिंग मॉडल्स को क्लासीफाई करूँगा। क्लासीफाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सो अब हम अपने सुपरवाइज क्लासिफिकेशन के अंदर फंक्शंस को पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करता है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे सुपरवाइज क्लासिफिकेशन जी लिख देना है। उसके बाद आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है क्योंकि गूगल इंजन में ये मशीन लर्निंग का पार्ट है। सो आप यहाँ पे जी की वीडियो भी देख सकते हैं एंड यहाँ पे सुपरवाइज क्लासिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि ये जो क्लासिफिकेशन है हम कैसे इसे जावास्क्रिप्ट में एंड पाइथन में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इसे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम पहले वेरिएबल बना रहे हैं उसके बाद उसका नाम लिख रहे हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप ये नीचे थोड़ा आएंगे तो आपको क्लासीफायर आउटपुट मॉडल्स दिखेंगे। यहाँ पे कुछ क्लासीफायर हैं जो गूगल इंजन ने पहले से ही क्लासीफाई किए हुए हैं। जस्ट आपको इनको यूज़ करना है एंड आप उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। जैसे सिंपली KNN फंक्शन है जो क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ होता है। ओके, सो यहाँ पे मल्टीपल आपके क्लासीफायर हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। सो हम ये रैंडम फॉरेस्ट वाला सिंपली रैंडम फॉरेस्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे। हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एंड अपने कोड में वापस चले जाएंगे। जाने के बाद मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना रहा हूँ क्लासीफायर के नाम से। जस्ट जो मैंने कोड कॉपी किया था मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद में मैं कितने सैंपल्स को यहाँ पे कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं 50 सैंपल्स को यहाँ पे ले रहा हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा एंड ई के नीचे आपको आना है एंड डबल डॉट एक डॉट लगाने के बाद ट्रेन करना है अपने मॉडल को। सो अब आप ट्रेनिंग डाटा जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है मॉडल, जिसमें मेरे बैंड्स कलेक्ट हैं और मेरे प्रॉपर्टीज़ है, एट्रीब्यूट है, उसको मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लूँगा। मैं इसको सेपरेट करूँगा एंड मैंने यहाँ पे क्लास के नाम से अपने ऑब्जेक्ट को सेव किया हुआ है, तो मैं क्लास में तो उसके बाद अपने बैंड्स को कलेक्ट करूँगा इन वाले बैंड्स। मैं यहाँ पे सिंपली इसको क्लोज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है
नेक्स्ट स्टेप इज मैं अपनी इमेज को क्लासीफाई करूँगा। सो क्लासीफाई करने के लिए जस्ट मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना रहा हूँ एंड यहाँ पे क्लासीफाइड मैं वेरिएबल बना रहा हूँ ताकि आपको अवेयर रहे और पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली। सो मैंने यहाँ पे इमेज लिखी। इमेज लिखने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट मैंने जैसे ही लिखा तो ये ब्लू हो गया, आप देख सकते हैं। किसको सिलेक्ट कर रहे हैं हम? बैंड्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बैंड्स सिलेक्ट किए, मैंने इसको क्लोज किया, उसके बाद मैंने डॉट लगाया। इसके अंदर बैंड्स के अंदर हम क्या क्लासीफाई कर रहे हैं, मैंने यहाँ क्लासीफाई फंक्शन लगाया। क्या क्लासीफाई कर रहे हैं? जो मैंने यहाँ पे क्लासीफायर में बनाया है, रैंडम फॉरेस्ट, जो फंक्शन हमने यूज किया है। एंड सिंपली मैंने इसको यहाँ पे क्लोज किया एंड एंटर प्रेस किया। अगर आपको ये डेटा को मैप पे रिफ्लेक्ट करवाना है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा? मैप लिखना होगा। एंड सेंटर ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा ताकि ये सेंटर के ऑब्जेक्ट पे चला जाए। ये ब्लू नहीं हुआ है, इट मीन्स हमने इसमें कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक की है। तो मैं इसका जो ओ है वो कैपिटल ले लेता हूँ और मैंने कैपिटल लेने के बाद ये ब्लू हो गया है। एंड यहाँ पे SHP हमारी जो फाइल है उसके अंदर सेव है हमारा वेक्टर डाटा। एंड किस लेवल पे हम उसे चाहते हैं, तो 9 के लेवल पे चाहते हैं या 10 के लेवल पे, आप कोई भी चूज कर सकते हो। सो सिंपली मैंने इसे क्लोज कर दिया। सो अभी हम मैप डॉट एड लेयर फंक्शन लगाएंगे और इसके बाद हम क्लासीफाई कर लेंगे अपने ऑब्जेक्ट्स को जो हमने यहाँ पे किया। सो हम फर्स्ट यहाँ पे इसे रिफ्लेक्ट करवा लेते हैं। उसके बाद में हम इसका मीन मैक्स एंड ब्लू ग्रीन रेड को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ब्लू ग्रीन एंड रेड दे दिया है। ब्लू मैंने वाटर को डोनेट किया है, ग्रीन मैंने वेजिटेशन को एंड रेड मैंने अर्बन एरिया। एंड अपने मैप में जो लेयर का मैं नाम चाहता हूँ सुपरवाइज क्लासिफिकेशन, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब जब मैं सिंपली रन पे क्लिक करता हूँ और थोड़ा वेट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है। मैं कंसोल में जाके देखता हूँ क्या एरर है, जो वाटर इज नॉट डिफाइंड। तो मैं इसको सही कर लेता हूँ। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे वाटर की जो स्पेलिंग है और जो W है वो कैपिटल है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। एंड वेजिटेशन स्पेलिंग जस्ट एज इट इज़ वही दूंगा जो मैंने इनेबल दी है, इनेबल करी है वहाँ पे जो मैंने लिखा है। सो मैंने अर्बन का जो U है ऊपर कैपिटल में लिया है और यहाँ पे स्मॉल में लिया था, तो दैट्स वाई ये एरर आ रहा था। तो अभी मैंने इन सभी को फिक्स कर दिया है और रन करता हूँ। तो हम थोड़ा वेट करेंगे। तो ये अभी मुझे दिखने लगा है। क्यों मुझे ये डाटा इतना अच्छा नहीं दिख रहा है? बिकॉज ऑफ दैट हमने जो सैंपल्स लिए हैं वो कम लिए हैं। आप जब अपने डाटा पे काम किएंगे तो अच्छा सैंपल लेंगे और आपको एक सुपरवाइज क्लासिफिकेशन अच्छा मिलेगा। सो ये था स्टेप्स कि हम सुपरवाइज क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। आप और अलग अलग मॉडल्स को ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे जाके। सो KNN मॉडल भी काफ़ी फेमस है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। अलग अलग यूज़ के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आपका जो रेग्रेशन है वो आपको क्या रिजल्ट देता है। ओके, सो यहाँ पे जो मोड है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं एज पर योर डाटा अकाउंटेबिलिटी। अगर हमें इस सुपरवाइज या अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो मैं अपने इस कोड में क्या लिखूँगा, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखूँगा। एक्सपोर्ट डॉट लगाने के बाद टू ड्राइव, और उसके बाद में आप अपने एट्रीब्यूट्स को फिल करेंगे। सो मैंने यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट दे दिए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। एंड यहाँ पे जो आपको एक्सपोर्ट डॉट इमेज टू ड्राइव दिख रहा है, इसी फंक्शन से ये आपको डाउनलोड होने लगेगा। तो मैं अगर रन पे क्लिक करता हूँ और थोड़ा वेट करता हूँ तो यहाँ पे टास्क में
LULC क्लासिफिकेशन मुझे दिख रहा है। मैं रन पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये फॉर्मेट मैं यहाँ से चूज़ करके मैं अपने डाटा को यहाँ पे ले सकूँ। मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। सो ये था कि कैसे हम सुपरवाइज क्लासिफिकेशन करते हैं, और अगर हमें डाउनलोड करना है किसी डेटा को तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है टाइम लैप्स। टाइम लैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया पे कोई एनालिसिस करना है, किसी रिवर पे एनालिसिस करना है, कितना ओवर द टाइम चेंजेस आया है, तो आप टाइम लैप्स से आप उसको अचीव कर सकते हैं। सो गूगल इंजन आपको ये प्रोवाइड करता है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं प्रीवियस कोड को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे एक एरिया में गया हूँ। इस एरिया में मैं अगर मेरे पास AY है तो ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ से अपनी AY खुद क्रिएट कर लूँगा। सो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है एंड मुझे ज्योमेट्री के नाम से एक वेरिएबल मिल गया है। सो मैं इसे नीचे कलेक्ट कर लेता हूँ जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया है। सो दिस इज़ माय शेप फाइल। सो मैं इस शेप फाइल को यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ। किस नाम से? ज्योमेट्री के नाम से। तो मैं इसे ज्योमेट्री के से यहाँ पे कलेक्ट कर लिया मैंने। इसके बाद आपको एक सैटेलाइट इमेज चाहिए, तो आप लैंडसेट, सेनेटियल या जो आप रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लैंडसेट लिखा हुआ है, मैं लैंडसेट पे क्लिक करके यहाँ पे इसका स्निपेट कॉपी कर लेता हूँ। इससे ये मेरी सैटेलाइट इनेबल हो जाएगी, जैसे हम प्रीवियस वीडियो में हमने किया है। सो मैं यहाँ पे इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसे यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट्स को कलेक्ट कर लिया है और जो कॉपी किया था स्निपेट उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। जैसे वैसे ही किया जैसे प्रीवियस किया था, बस क्या ऐड किया है, एक यहाँ पे मैंने फिल्टर डेट ऐड किया है। गूगल अर्थ इंजन डॉट लगाने के बाद फिल्टर किया है, लेस देन क्लाउड कवर 10 लिया, जिससे मेरे इमेज में जो मेरी वीडियो आएगी उसमें क्लाउड जो हो काफ़ी ना हो, इस वजह से। और यहाँ पे 2014 और 2020 के बीच की मैं यहाँ पे एनालिसिस चाहता हूँ ताकि मुझे अच्छी इमेजेस मिल सके। आप चाहें तो 2025 भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे 6 साल का पीरियड चाह रहा हूँ जिसमें मेरा डाटा और सैटेलाइट इमेजेस आएँ, और वीडियो में कैसे वो कन्वर्ट होता है उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा। यहाँ पे मेरे को एंटर प्रेस करना है। आप इस मैप पे फंक्शन लगाएंगे, मैं यहाँ पे डॉट लिख देता हूँ। डॉट लिखने के बाद आपको यहाँ पे मैप लिखना है। मैप के ऊपर फंक्शन आप लिखते हैं, फंक्शन। उसके बाद आप किस पे लगाना चाहते हैं, तो मैं जो सैटेलाइट की इमेजेस आएंगी उस पर लगाना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे इमेज लिख दूँगा एंड उसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँगा, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करूँगा एंड एंटर प्रेस करूँगा। तो इसके बीच में मुझे अभी अपने फंक्शंस को मैनेज करना है जो मैं उस सैटेलाइट पे चाहता हूँ। ऑलराइट, देखिए अगर आपको वीडियो में कन्वर्ट करना है, अगर आपकी सैटेलाइट इमेजेस को, तो आपको उसको यूनिट 8 में कन्वर्ट करना होता है और मल्टीप्लाई करना होता है आपको 255 से। बिकॉज ऑफ दैट जब भी कोई सन से रिफ्लेक्शन जाता है, सन जो हमारे पे रेज देती है हमारे ऑब्जेक्ट्स पे, जोग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स पे, तो रिफ्लेक्ट करता है। ऑलराइट, सो उसको राउंड ऑफ करने के लिए, उसको वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए हर एक इमेज को आपको मल्टीप्लाई करना होता है 255 से। सो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिटर्न लिखेंगे। मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ वैल्यू को। रिटर्न किससे कर रहा हूँ? इमेज से कर रहा हूँ। जो भी रिफ्लेक्शन वैल्यू होगी इमेज की वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? मल्टीप्लाई 255 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और किस में चेंज हो जाएगी? यूनिट 8 में। This is a very important, because of that we want to convert into this video. Okay, so मैंने यहाँ पे यूनिट 8 लिखा है एंड उसको मैं यहाँ फंक्शंस लगा के उसको कन्वर्ट करूँगा। ऑलराइट, सो सिंपली मैं यहाँ पे भी इसको
राउंड ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं अपने एरिया को कलेक्ट करता हूँ। सो एरिया को कलेक्ट करने के लिए मैं एक और वेरिएबल यहाँ पर बना देता हूँ और उसका नाम रीजन लिख देता हूँ। मैं इस इक्वल टू देता हूँ। मुझे पता है कि मेरा एरिया कहाँ पे है, इस ज्योमेट्री में है, और ज्योमेट्री कहाँ पे स्टोर है, इस HSP वेरिएबल में। तो मैंने यहाँ पे HSP वेरिएबल को यहाँ पे लिख दिया। सो सिंपली मैंने इसे एडजस्ट कर लिया है। इसके बाद में मैं इसे मैप फंक्शंस में ऐड लेयर कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे जो मैंने रीजन कलेक्ट किया है उसको मैं यहाँ पे कलेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं अपने एरिया को कलर दूँगा। कलर देने के लिए मैं यहाँ कर्ली ब्रेसेस में मैं इसको कलर दे रहा हूँ अभी, और मैं इसके एट्रीब्यूट फिल कर लेता हूँ। मैंने सिंपली यहाँ पे कलर दे दिया है रेड, एंड ROI मैंने अपनी लेयर का नाम दिया है, और सेंटर ऑब्जेक्ट रीजन और इसका स्केल 10 दे दिया है। सिंपली वैसे ही जैसे मैं प्रीवियसली करता आ रहा हूँ स्टार्टिंग से। आपको लग रहा होगा कि कलर की स्पेलिंग गलत लिखी है, बट ऐसा नहीं है। हम जो मानते हैं, इंडिया जो मानता है इंग्लिश को, ब्रिटिश इंग्लिश को मानता है, बट जो GE है वो अमेरिका का है, गूगल का है। सो ये अमेरिकन इंग्लिश में कलर को ऐसे ही लिखा जाता है। सो इसलिए हमने GE में कलर को ऐसे लिखा है, और इसी से ही आप कोड अचीव कर सकते हैं। अगर आप कलर्स की स्पेलिंग वो लिखते हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश में है, तो आपको वो कोड रन नहीं होगा और आपको एरर शो होगा। सो इसके बाद हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है। जस्ट अगर हमें अब ये देखना है यहाँ पे कितनी इमेजेस है और उस वीडियो को लेना है, अचीव करना है। सो सिंपली आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखना है। एक्सपोर्ट डॉट हम इमेज लिखते थे अगर हमें इमेज को कलेक्ट करना है। अगर हमें वीडियो को कलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे वीडियो लिखेंगे, और मैं यहाँ पे इसे ड्राइव में लूँगा क्योंकि हमारे पास ड्राइव में ही ऑप्शंस है डाउनलोड करने के डायरेक्ट। सो मैं यहाँ पे ड्राइव लिया, मैंने स्टार्ट किया ब्रैकेट, एंड अगेन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, और इसके अंदर मैं अपने एट्रीब्यूट्स को फिल करता हूँ यहाँ पे। सो मैं चलिए एट्रीब्यूट को फिल कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट फिल कर लिए हैं, एंड मैं लैंडसेट का डाटा सेट कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम लैप्स को मैं कर रहा हूँ एनालिसिस, तो मैंने टाइम लैप्स लिखा, एंड डायमेंशंस मैंने 1080 दिया है। आप उसे कितने HD में चाहते हैं, आपका फ्रेम पर सेकंड कितना होना चाहिए, वो वहाँ पे आप मैनेज करा है। मैंने आपका रीजन मैनेज किया है, आपका CRS मैनेज किया है। 4326 मेरा CRS है। सो जैसे आपका CRS होगा आप उसके अकॉर्डिंग CRS मैनेज करेंगे। अगर आप यहाँ पे रन पे क्लिक करते हैं तो रेड कलर से मुझे शो हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे रेड लिखा था। और मैं यहाँ टास्क में अगर जाता हूँ तो ये मुझे टाइम लैप्स का मुझे ये वीडियो का आइकन बना दिख रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और मैं अगर इसे रन पे क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड हो जाएगा और मेरे ड्राइव में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। सो मैंने रन पे क्लिक कर लिया है, एंड डाउनलोड करने के बाद में ये कुछ ऐसा दिखेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एनिमेशन शो हो रहा है कि कितना चेंजेस आया है, क्योंकि मैंने 2014 से लेकर 20 तक लिया था, 6 ईयर का डिफरेंस। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इसको मैंने थोड़ा और स्लो किया है, सो आपको ये थोड़ा और स्लो दिख रहा है। तो आप स्लो कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन आप किसी वीडियो को स्लो कर सकते हैं। तो जस्ट आप ये क्लीडो वेबसाइट पे जाके भी आप इसको स्लो कर सकते हैं, या कोई भी ऑनलाइन जो वेबसाइट आपको दिखती है आप इस पे जाके उसको स्लो कर सकते हैं। सो ये था टाइम लैप्स सीरीज। सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अब हम देखेंगे कि कैसे हम गूगल अर्थ इंजन में एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं। जी हाँ, वेब एप्लीकेशंस कैसे बनाते हैं। चलिए चलते हैं। सो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ, और मैंने जो ये शेप फाइल बनाई है इसको भी मैं यहाँ पे
जो मैंने यूआई बनाई थी यहाँ पे गूगल के आइकन की मदद से, उसको मैंने रिमूव कर लिया। रन करता हूँ तो यहाँ पे अब वो जा चुका है। सो दिल्ली की मैंने शेप फाइल ऐड की थी, सो मैं दोबारा से वही शेप फाइल ऐड कर लेता हूँ। ये मैं एसेट में गया और दिल्ली की मेरी शेप फाइल मैंने फर्स्ट ऐड की थी, तो मैं इसको स्क्रिप्ट इनटू कर लेता हूँ। उसके बाद में शेप फाइल सक्सेसफुली ऐड हो गई है। उसके बाद में मैं अपना प्रीवियस कोड यूज़ करूँगा जो मैंने NDVI के लिए करा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं उसी की वेब एप्लीकेशन बनाऊँगा। तो अभी मैंने जो कोड प्रीवियस किया था उसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने पेस्ट कर लिया है उसी कोड को। अभी जो टेबल है वो शेप फाइल एक वेरिएबल में स्टोर हो गई है। यहाँ पे मेरे पास में इमेज है। आप अगर चाहें तो कोई और इमेज भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेनेटियल लिख देता हूँ तो आपके पास में यहाँ पे सेंट्रल का डाटा आ जाएगा और यहाँ पे आप उसकी इमेज यूज़ कर सकते हैं। देखिए आ गया है। तो आप इसका कॉपी स्निपेट करके दूसरी सैटेलाइट इमेज को भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने 2024 का डाटा लिया हुआ था, तो मैं इसको अभी 25 कर देता हूँ। सो अभी ये 25 हो गया है एंड यहाँ तक मेरा मैप लेयर में ऐड हो गई है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो वहाँ पे जाकर ये मुझे NDVI जो वैल्यूज़ हैं वो शो होने लगेगी। अभी क्योंकि मैंने अपने मैप में ऐड नहीं किया लेयर को, तो मुझे मैप में ऐड करनी पड़ेगी लेयर, इसलिए मुझे शो नहीं हो रहा है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आपको मैप लिखना होगा। मैप लिखने के बाद में आपको यहाँ पे लेयर फंक्शन यूज़ करना होगा। उसके बाद आपको क्या ऐड करना है, ऐड करना है लेयर को। कौन सी लेयर को? ये जो आपने NDVI लेयर यहाँ पे बनाई हुई है। सो मैंने यहाँ पे NDVI लेयर ऐड कर दी है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद अब मैं वैसे ही डेकोरेट करूँगा अपनी एप्लीकेशन को जैसे मैं मैप बनाता हूँ। आपने ArcGIS, QGIS में मैप बनाया होगा, उसमें आपने टाइटल दिया होगा, लेजेंड दिया होगा, उसकी लेबलिंग की होगी। वैसे ही हम अपनी एप्लीकेशन में भी लेबलिंग करते हैं, टेक्स्ट देते हैं, उसको ब्यूटीफुल बनाते हैं एनालिसिस के लिए। ओके, सो ताकि जब आप दूसरे पर्सन को ये लिंक शेयर करें तो वो ईजिली उसको एक्सेस कर पाए और समझ पाए। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ टाइटल के नाम से। टाइटल के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया एंड UI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस के बारे में अगर आपको जानना है तो आप ये डॉक्यूमेंट में UI पे जाएंगे और उसके बारे में सिंटेक्स आप यहाँ पे जान सकते हैं। सो उसके लिए मैं लेवल देना चाहता हूँ, तो लेवल के लिए मुझे यहाँ पे लेवल लिखना होगा। आप क्या लेवल देना चाहते हैं? तो मैं यहाँ पे NDVI का मैप बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंगल क्वार्ट्स में NDVI मैप में लिख दूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, उसको मैं अब सेपरेट करूँगा यहाँ पे, तो करली ब्रेसेस के अंदर अपने एट्रीब्यूट्स को फिल करूँगा। क्या उसकी पोजीशन होगी, क्या उसका फ़ॉन्ट साइज़ होगा, कितना वो बोल्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, या पैडिंग कितनी होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट में फिल कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने इसे फिल कर लिया है। यहाँ पे पोजीशन इसका टॉप सेंटर रखा है, फ़ॉन्ट साइज 20 लिखा है, इसको बोल्ड रखा है, इसको वाइट रखा है, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग इसका 8 पिक्सल्स लिया है। सो यहाँ पे आप और भी चाहें तो इसके एट्रीब्यूट्स को मैनेज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया। अभी मैं मैप में ऐड करूँगा मैप डॉट ऐड फंक्शन के साथ। हम स्टार्टिंग से इस फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। किसको ऐड करना है मुझे? इस वेरिएबल को। इस वेरिएबल के अंदर अब ये सारी चीज़ें स्टोर हैं, क्योंकि इस टाइटल के अंदर जो मैंने वेरिएबल बनाया है अभी जितना भी एट्रीब्यूट है सारा स्टोर है। तो जस्ट मैं ऐड करूँगा इस टाइटल को, तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। अब मेरे को इसका पैनल बनाना होगा। सो पैनल क्या होता है? पैनल आपका फर्स्ट लुक होता है जो आपको सबसे टॉप पे शो होता है। तो मैं उसके पैनल को क्रिएट कर लेता हूँ।
यूज़र इंटरफेस के अंदर आपको पैनल फंक्शन को यूज़ करना है। स्टार्ट ब्रैकेट कर लेंगे एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप एट्रीब्यूट्स को फिल करेंगे। सो मैंने यहाँ पे इसे फिल कर लिया है। यहाँ पे मुझे एक एरर शो हो रहा है, इसमें मिसिंग दिखा रहा है ये स्टेटमेंट मुझे सेमीकोलन का। तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इसको ओवर करूँगा, तो अभी भी ये एरर नहीं गया है। सो मैं इसके लास्ट में भी सेमीकोलन लगा दूँ। और मैंने वेर का जो पी जो कैपिटल था उसको स्मॉल कर दिया है, ताकि एज इट इज़ जो जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से प्रीडिफाइंड वेरिएबल का एब्रीविएशन है उसको भी यूज़ कर सकते। अगर आप आर या ए कैपिटल लेते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ दैट पहले से ही डिफाइन है ये इंजन में। आपको वेरिएबल को ऐसे ही वेर लिखना है, उसके बाद आपको अपना नाम देना है वेरिएबल का। तो मैंने एज इट इज़ वैसे ही लिखा। उसके बाद में मैं यहाँ पे पैनल लिखूँगा। और क्या मैं ऐड करना चाहता हूँ बेसिकली, तो मैं ऐड करना चाहता हूँ डॉट UI। UI के अंदर मैं क्या ये ऐड करना चाहता हूँ, जो मैंने लेवल बनाया है, ये वाला लेवल, ये जो मैंने लेवल बनाया है इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे ऐड कर दूँगा। मैं इसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि स्पेलिंग्स की मिस्टेक ना हो और मेरे प्रोग्राम में कोई एरर ना आए। जैसा एज इट इज़ मैं पहले लेता हूँ वैसा ही मुझे आगे भी उसको लेना है। सो इसका मैं क्या नाम रख देता हूँ, सिंगल क्वाड्स के अंदर मैं इसे लेयर कंट्रोल का नाम दे देता हूँ। मैंने इसे रियल कंट्रोल का नाम दे दिया है। इसके बाद में मैं यहाँ पे यूज़र को चेकबॉक्स देना चाहता हूँ ताकि वो ऑन ऑफ करके NDVI को ट्रू या फॉल्स कर सके। सो उसके लिए मुझे सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा एंड यहाँ पे मैं चेकबॉक्स लिख देता हूँ। किसमें मैं चाहता हूँ, ये मैं एक UI चाह रहा हूँ। UI का मतलब क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यूज़र इंटरफेस। इसके अंदर मैं चेकबॉक्स, कैसा मैं चेकबॉक्स चाहता हूँ, NDVI ऑन। ओके, इसे सेपरेट करके मैं ट्रू कर देता हूँ। इनिशियल लेवल पे ट्रू रहेगा। आप इसे जब मैं वेब एप्लीकेशन यूज़ करूँगा तो मैं आपको इसको ऑफ करके भी दिखाऊंगा। अभी मैंने इसको क्लोज कर दिया है और आगे मैं इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस लगाऊंगा कि अगर यूज़र इस पर क्लिक करता है तो वो चेक हो जाए और शो होने लगे लेयर का डाटा। सो मैं यहाँ पे चेकबॉक्स लिख देता हूँ, चेकबॉक्स ऑन। चेंज लिखना होगा आपको, C कैपिटल होगा। उसके बाद आप फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फंक्शन लिखना होगा। कौन सा फंक्शन आप अप्लाई करना चाहते हैं, चेकड का, तो मैं यहाँ पे चेक लिख दूंगा। तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपने एट्रीब्यूट्स को फिल कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे NDVI लेयर शेड शो चेक लिख दिया है। इसके बाद में मैं अपने पैनल में ऐड करूँगा अपने चेकबुक को। सो पैनल में यहाँ पे लिखूँगा, उसके बाद ऐड फंक्शन करूँगा और किसको मुझे ऐड करना है, चेकबॉक्स को ऐड करना है। सो चेकबॉक्स जो मैंने यहाँ पे बनाया है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ अपने पैनल में, जो मुझे वेब एप्लीकेशन दिखेगी। और इसको मैं सिंपली यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। फाइनली मैं अपना पैनल ही ऐड कर देता हूँ जहाँ पे मैंने अपने सारे फंक्शंस बनाए हैं। सो मैप का जो M है वो कैपिटल रहेगा। ऐड करना होगा आपको आपके पैनल को। सो मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया एंड यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं इस पे रन पे क्लिक करूँगा तो मुझे UI पैनल इज नॉट फंक्शन यहाँ पे शो हो रहा है और मुझे थोड़ा NDVI मैप मेरा टाइटल में यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं जो ये पैनल बनाया है इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि मैं इसको सही कैसे करूँ। UI जो पैनल इज नॉट अ फंक्शन,
बिकॉज ऑफ दैट आपने जो यहाँ पे यूआई पैनल लगाया है वो फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपने पी लिया है वो स्मॉल लिया है। आपको क्या लेना होगा? कैपिटल लेना होगा। तो स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, आप ध्यान रखेंगे। बिकॉज ऑफ दैट जब आप कोडिंग करते हैं तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगी। आपको इसे डीबग करना आना चाहिए कंसोल में एरर को पढ़ के। तो अगेन मैं इसको रन करता हूँ। तो मुझे अभी कोई एरर शो नहीं हुआ है कंसोल में, और मेरी लेयर भी यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो गई है। तो अभी मुझे इसकी वेब एप्लीकेशन बनानी है। उसके लिए मैं ऐप्स पे क्लिक करूँगा एंड न्यू ऐप पे क्लिक करूँगा। अगर आपको ये प्रोजेक्ट क्लाउड पे लेके जाना है, क्लाउड का मतलब क्या है? अगर आपको ये प्रोजेक्ट किसी दूसरे पर्सन को शो करना है, वो पर्सन आपका ये कोड जो आपने लिखा है उसके बाद में जो उसका एनालिसिस हुआ है वो देख सके, तो आपको उसको क्लाउड पे लेके जाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ही ये ऐप जो है वो रहे, तो आप ओनली यू तक करके उसे ओके कर दें। सो ताकि मैं किसी दूसरे पर्सन को ये एप्लीकेशन दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं क्लाउड प्रोजेक्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम डाल दूँगा। मैं यहाँ पे NDVI वेब ऐप लिख रहा हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जो मेरा करंट कोड है उसी पे ये वर्क करेगा, जो मैंने अभी पीछे कोड लिखा हुआ है। अगर आपके पास में कोई दूसरी स्क्रिप्ट है, आप उसको पाथ देना चाहते हैं, तो आप इसको चूज़ करके उसका पाथ भी दे सकते हैं। मैं अभी करंट कोड पे ही काम कर रहा हूँ, तो मैं नेक्स्ट कर दूंगा। अगर आपके पास कोई लोगो है आपकी वेब एप्लीकेशन के लिए, तो आप यहाँ पे उसे चूज़ कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसे पब्लिश कर दूँगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी लिंक मिल गई है, URL। इस URL पे आप क्लिक करेंगे तो अभी आपको ये नोट रेडी दिखा रहा है। आपको यहाँ पे 5 से 10 मिनट वेट करना होगा। गूगल अर्थ इंजन इसको रेडी करेगा और आपको वो एप्लीकेशन शो करेगा जो आपने बनाई है। अब ये मुझे ऐप दिखने लगी है, बट एक प्रॉब्लम आ गया है। यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है मुझे जो NDVI मैंने वहाँ पे सर्च किया था, या जो मैंने अपने कोड लिखे हैं। यहाँ तो दिख रहा है बट वहाँ नहीं दिख रहा है एप्लीकेशन में। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपना जो टेबल है, जो ये शेप फाइल की टेबल है, वो वहाँ पे अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप और भी कोड लिख सकते हैं ताकि वो शेप फाइल वहाँ पे आपको दिखने लगे। अदरवाइज आप यहाँ पे खुद का एक AUI जनरेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ जो यहाँ पे ज्योमेट्री के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट बना है। मैंने उसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और जो शेप फाइल थी मेरी प्रीवियसली, उस पर मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको वो कोड चाहिए ताकि आपको शेप फाइल यहाँ पे दिखने लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो कोड भी प्रोवाइड कर दूँगा। सो अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ, इसको मैं ओवरराइट करना चाहता हूँ इसी कोड को अपनी इस एप्लीकेशन पे जिस पे मुझे अभी कुछ नहीं दिख रहा। तो मैं दोबारा से ऐप्स पे जाऊँगा। एंड मुझे फेल टू लोड एप्स फॉर अननोन रीजन दिख रहा है, तो मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ। और मैं अगर इसको अभी रन करता हूँ, तो इस एरिया पे जो मैंने अभी रेक्टेंगल मार्क किया है उस पर भी मेरे को NDVI शो हो रहा है। मैं अब ऐप्स पे जाऊँगा आगे, तो अभी मेरे को कोई यहाँ पे लोड होने में कोई प्रॉब्लम शो नहीं हो रहा है। अब मैं अगेन इस पे क्लिक करूँगा। अब मेरा जो अभी जो मैंने चेंजेस किया है अपने कोड में, उसको मैं ओवरराइट कर दूंगा अपने प्रीवियस कोड से और अपडेट कर दूंगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे URL पे जाऊँगा अगेन, और थोड़ा वेट करूँगा। तो मेरे को एग्जैक्ट वो एरिया दिखा रहा है जहाँ पे मैंने बनाया है। तो अभी आप इसको ऑन ऑफ करके इसको चेक कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ पे NDVI पे भी लेयर को ऑन ऑफ करके यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपको रेक्टेंगल अभी दिख रहा है यही ना दिखे, तो आप सिंपली इसको हटा के आप दोबारा से एप्लीकेशन पे जाएंगे और उसको ओवरराइट करेंगे अपने कोड को, तो आपको यहाँ पे वो वैसा दिखेगा जैसा NDVI दिख रहा है मुझे अपने इस कोड में इधर।
आप इसमें और भी एनालिसिस कर सकते हैं। ये एक सिर्फ मैप है, यहाँ पे मेरा ये प्रीवियस कोड था, इसको मैं हटा देता हूँ। सो ये मेरा NDVI का मैप है। आप इसमें कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं, लेयर कंट्रोल को बदलना चाहते हैं, या आप इसमें इंस्पेक्टर यूज़ करना चाहते हैं, या आप इसमें वो चार्ट बनाना चाहते हैं कि यूज़र अगर क्लिक करें तो उसमें बताए कि इसका NDVI कितना है। तो ये सारे फंक्शंस आप अपने कोड में जब लिखेंगे तो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे। आज का जो हमारा मेन मोटिव था कि हम वेब एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, वो ये था। एडिशनली अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें थोड़ा और आगे जाएं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको उसका कोड और एक अलग से वीडियो भी बना के बता दूंगा कि हम इस एप्लीकेशन में और क्या क्या चार्ट्स बना सकते हैं, स्लाइड शो बना सकते हैं, या मल्टीपल इमेजेस सैटेलाइट की एम्बेड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये था इसका वेब एप्लीकेशन हम कैसे बनाते हैं। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसके कुछ और इंटरफेस की अगर बात करूँ आपसे, तो आप यहाँ पे इसके स्क्रिप्ट्स में जाकर एग्जांपल्स में आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स को वेरीफाई कर सकूँ, या यहाँ पे इन्होंने कुछ डेमो दिए हुए हैं। आप यहाँ पे अगर टेरेन विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं, उसका कोड चाहते हैं, तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसका कोड आ जाएगा। आप इस पे रन पे क्लिक करेंगे तो उस एरिया पे ये एनालिसिस जहाँ पे हुआ है वहाँ का टेरेन ओपन हो जाएगा, एनालिसिस पार्ट। तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। ये कैसे किया है इन्होंने यहाँ पे कमेंट भी डाला हुआ है, तो गूगल अर्थ इंजन के हेल्प से आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जैसे इन्होंने अभी यहाँ का जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है, ये समवेयर इन USA। सो इफ़ यू वांट यूरोप, इंडिया, सो यू कैन मैनेज। ओके, सो इन्होंने ये पूरे वर्ल्ड का ही दिया हुआ है। यहाँ पे एलिवेशन इन्होंने पूरे वर्ल्ड का ही यहाँ पे उठाया हुआ है। सो अगर आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट का उठाना चाहते हैं या आप क्लिप करना चाहते हैं तो आप उसको क्लिप भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। अगर मैं आपसे और इसके इंटरफेस के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे ये सेंटियल का डाटा जो है उसको आप एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद आप यहाँ होम पे जाएंगे, तो आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लाइमेट, सरफेस टेम्परेचर, अगर आपको कुछ और एनालिसिस करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। वेदर है, एटमॉस्फेयर है, इमेजरीज है। सो आप अगर वेदर पे कुछ डाटा को एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप एक्सप्लोर वेदर डाटा पे क्लिक करेंगे। उसके पास आपके पास में मल्टीपल यहाँ पे सब टॉपिक्स आ जाएंगे वेदर से रिलेटेड, जिस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लाइमेट फॉरेस्ट सिस्टम री एनालिसिस किया हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे और इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि ये एनालिसिस कब किया था, इसकी डाटा की अवेलेबिलिटी कब है, और इस डाटा को आप कैसे अचीव कर सकते हैं। जस्ट इस स्निपेट से आप इस डाटा को अचीव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये एक वन वीडियो है जिसमें आप बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक तक हमने देखा है। अगर आप ये वीडियो एग्ज़ाम से पहले या इंटरव्यू से पहले करके जाते हैं तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा और आपको टारगेट अचीव करने में हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड या गूगल इंजन से रिलेटेड कोई सी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या डिटेल में किसी वीडियो को आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा यूट्यूब के सेक्शन में, तो मैं आपको वहाँ पे उसका नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। Thank you so much for watching this video.